नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी फीड। तो आज से हम क्विक रिवीजन मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं विजन आईएएस के एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी से। तो हम क्विक रिवीजन मॉड्यूल क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये कंप्लीट करना मतलब आपकी पॉलिटी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी एंड आपके अराउंड 30 टू 40 मार्क्स यहीं से बन जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2024 मेंशन है, बट क्योंकि हम यहाँ से स्टैटिक कवर कर रहे हैं एंड पॉलिटी से मोस्टली क्वेश्चन स्टैटिक ही आते हैं, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 2025। देयर विल नॉट बी एनी मॉडिफिकेशन इन इट। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखो, ये इंडेक्स है। तो आप ये कंप्लीट बुकलेट विजन आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, vision.ias.in से, और हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे मार्क वाली कि हम इस पे कुछ मार्क करेंगे दैट यू विल गेट फ्रॉम आवर टेलीग्राम ग्रुप। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कंसेप्ट जो आता है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो या तो हम शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। सो तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री का लीगल डॉक्यूमेंट है। इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री हैविंग अ स्पेशल सैंक्टिटी। ठीक है, चलो हम मार्कर यूज करते हैं। इसमें क्या क्या पॉइंट हो गए? लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, फंडामेंटल लॉ हो गया, ओके, एंड स्पेशल सैंक्टिटी हो गया। तो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से होता है। सेकंड इज फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल का मतलब है ऑर्गेनिक, सॉरी नॉट ऑर्गेनिक, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। बेसिक। तो बाकी जितने भी लॉज बनेंगे वो सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये है, दिस इज द फंडामेंटल, दिस इज द बेसिक वन। नेक्स्ट जो आता है स्पेशल सैंक्टिटी होता है। स्पेशल सैंक्टिटी क्यों है? क्योंकि अगर आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो वहां के प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा लिखा गया है। तो जब हमारे ही लोगों ने खुद कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है तो उसको अलग से स्पेशल सैंक्टिटी मिलती है। ओके, कमिंग नेक्स्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ स्पेसिफिक लिमिटेशन ऑन जनरल स्टेट पावर्स टू प्रिवेंट द एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग। देखो, इसका मीनिंग होता है टू लिमिट गवर्नमेंट। अब आप ये देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई भी बना सकता है। मान लो एक राजा है, उसने एक रूल बुक बना दी। एक बुक के अंदर उसने रूल्स बना दिए कि भाई ये आज से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, इसके अकॉर्डिंग ही हमारा देश चलेगा। लेकिन वो जरूरी नहीं ना कि वो एक अच्छे रूल्स हों। अगर वो अच्छे रूल्स नहीं होंगे तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा, क्योंकि वो लोगों के लिए नहीं बना गया, लोगों द्वारा नहीं बनाया गया है। तो वो किसी एक बंदे ने बना के उसको डाल दिया है। सो इसलिए वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जरूर है, देर इज अ रूल बुक, बट देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमारा लिमिट करता है, लिमिट ऑन जनरल स्टेट पावर्स टू एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के द्वारा गवर्नमेंट को लिमिट करते हैं और इसके थ्रू हम करप्शन कम करते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, कि क्या, देखो, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कब या कैसे लगा है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर है या नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर किन किन में? कि जो हमारे लेजिस्लेचर हैं, हमारा एग्जीक्यूटिव है, हमारा जुडिशरी है, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है या नहीं है। बाकी अगर हम देखें जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। चेक्स एंड बैलेंसेस ये हैं या नहीं है, सारे अलग अलग जो ब्रांचेस ऑफ डेमोक्रेसी है इनके बीच में, तो उससे हम डिसाइड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या नहीं है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी।
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया है, जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख तो दिया लेकिन फॉलो कुछ हो नहीं रहा है। तो सारे रूल्स डॉक्यूमेंटेड ही हैं, बट फॉलो नहीं हो रही हैं। तो ऐसी चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास जो टर्म है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ओके, तो इसके बाद हमारा आता है कांसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ डा विंसी ने दिया था। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये देखो कि आर्बिट्रेरी पावर्स हैं, उसका एब्सेंस होना चाहिए। आर्बिट्रेरी पावर मतलब बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं होनी चाहिए, जो भी गवर्नमेंट है। सेकंड इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। या गवर्नमेंट है या फिर आप मान सकते हो कि किसी के पास भी ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। सेकंड इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि जो रिच हैं, पुअर हैं, उन सब के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। मैन, वुमेन के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक को तो बहुत ज़्यादा पावर दे दिया, दूसरे को नहीं दिया है। थर्ड इज इंडिविजुअल लिबर्टीज। लोगों के पास अपनी लिबर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने हर चीज पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आप कि वहाँ के सिटीजन जो हैं वो कुछ ना कर पा रहे हो। तो इसके लिए वैसे 3 प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि रूल ऑफ लॉ में फॉलो करते हैं। जिसमें फर्स्ट होता है कि नो मैन कैन बी पनिश्ड और मेड टू सफर एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। कि जब हमारा लॉ वायलेट होगा, सिर्फ तभी हम उसको पनिश कर सकते हैं। सेकंड वन जो हमारा होता है, उसमें हम बोलते हैं कि ऑल पर्सन्स आर सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। कि ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की जैसे बात की कि भाई सबको ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को हम बोल दें कि भाई इसके पास ज्यादा पावर है, दूसरे के पास कम पावर है। लॉ के सामने सब इक्वल है। थर्ड जो हमारे पास लॉ आता है वो हमारा मॉडिफिकेशन में आता है फ्रॉम द इंग्लैंड्स रूल ऑफ लॉ। तो इंग्लैंड में क्या बोला गया था कि जो एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर्स आर कंसिडर्ड ए लॉ। लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया में जो लेजिस्लेचर है दैट इज नॉट सुप्रीम। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो इसलिए हमारे इंडिया में है कि लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेचर्स आर वैलिड ओनली व्हेन दे आर कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। डोंट गो इन दैट मच डिटेल। तो ठीक है। सो कमिंग नेक्स्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज पर सुप्रीम कोर्ट। तो देखो हमने कॉन्स्टिट्यूशन देख चुके हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, दैट इज लिमिटिंग द गवर्नमेंट। तो इसमें अब बस ये याद रखिए कि रामेश्वर प्रसाद केस, अय्यर कोहेलो केस, ये दोनों केसेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड बात हो रही है। ओके, कमिंग नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि देखो, अगर इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अगर कोई गवर्नमेंट बनी है, तो इसका मतलब वो लोगों ने वो गवर्नमेंट बनाई है। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। लेकिन अगर कहीं इलेक्शन नहीं हुए और कोई बंदा खड़ा होके बोल देता है कि भाई यहाँ पे मैं राज करूंगा, तो वो जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा दैट विल बी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सेकंड, हेड ऑफ द स्टेट हैज लिमिटेड पावर। क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाते हैं, तो यहाँ पे जो पावर्स होंगी हेड ऑफ स्टेट के पास वो लिमिटेड पावर होंगी। हम सारी पावर किसी एक बंदे को नहीं दे देंगे। लेकिन यहाँ पे तो जब एक ग्रुप ऑफ बंदों ने अगर रूल बनाया है तो सारी पावर अपने पास ही रखेंगे, तो अनलिमिटेड पावर्स जो हैं वो रूलर के पास रहेंगी। थर्ड इज कि स्पेसिफिक टेन्योर फॉर द रूलर। कि एक बताया जाएगा कि हाँ भाई इतने प्रोसेस के बाद इलेक्शन होंगे, री इलेक्शन होंगे, और तभी भाई दूसरा रूलर आएगा। कि कौन रूल करेगा इलेक्शन के थ्रू ही तय होगा। ऐसा भी नहीं है कि एक बार इलेक्शन हो गए उसके बाद हम इलेक्शन ही नहीं करा रहे हैं। तो स्पेसिफिक टेन्योर के बाद इलेक्शंस होंगे। यहाँ पे होगा नो रूलिंग लिमिट। कि वो तो भाई एक बार उसने स्टार्ट कर दिया, अगर उस किसी दूसरे ने उसको मार दिया, हटा दिया, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो यूएसए है, यूके है, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। अगर हम बात करें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं जैसे ब्रूनी है, कतर है, हमारे पास स्विट्जरलैंड है। तो ये एग्जांपल्स हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है
डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये देखो कि जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज फाउंड इन लीगल डॉक्यूमेंट एंड ड्यूली कोडिफाइड। अनरिटन का क्या है कि डॉक्यूमेंटेड तो है लेकिन वो ड्यूली कोडिफाइड नहीं है। तो चलो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि जैसे इंडिया का एग्जांपल हम लें कि हमारा इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो मान लो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो इसके अंदर हमने चीजें मेंशन कर रखी हैं। अगर ये एक डेफिनेट है, ठीक है, इसमें अगर हमें कुछ चेंज भी करना होगा तो भी हमें काफी जो रूल्स फॉलो करने होंगे, तभी हम इसको कुछ चेंज कर पाएंगे। और वो भी ऐसा नहीं है कि इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो दूसरे कोई भी लॉज अगर बनेंगे, जैसे कि एमजी नरेगा का हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी रूल अगर बनेगा दैट शुड बी इन लाइन विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अगेंस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी तरफ अगर हम देखें ब्रिटेन का, तो वहां पे एक मैग्ना कार्टा बना। मैग्ना कार्टा में कुछ रूल्स बनाए गए कि भाई ये रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ रूल्स और बने, जैसे कि यहाँ पे एमजी नरेगा बना, तो दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अ सेपरेट लॉ, बट इट विल बी इन लाइन विद दिस, इट विल नॉट गो अगेंस्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता कि जो इसके प्रोविजंस है, ऐसा नहीं है कि उसके अगेंस्ट चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर नया लॉ बनेगा तो वही एक डॉक्यूमेंट इसमें ऐड हो जाएगा, दैट विल बी ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम बोल देते हैं दिस इज ड्यूली कोडिफाइड, दिस इज कोडिफाइड इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर यहाँ पे देखें इट इज नॉट ड्यूली कोडिफाइड, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करें दिस इज प्रिसाइज, डेफिनेट एंड सिस्टमैटिक। यहाँ पे दिस इज अनसिस्टमैटिक, इनडेफिनेट एंड इम्प्रिसाइज, क्योंकि कुछ भी जो भी ऐड होगा वो हम जो भी नया लॉ पास होगा पार्लियामेंट के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाएगा। इसकी बात करें, इट इज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट एफर्ट्स। यस एग्जैक्टली, क्योंकि एक बार जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसे इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था, फिर उसके बाद और चीजें जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के रिजल्ट से बनता है कि जो कुछ भी होता रहेगा दैट विल बी एडेड। एग्जाम्पल है इसका ब्रिटेन, यहाँ पे एग्जाम्पल है यूएसए, फ्रांस, इंडिया। एक पॉइंट और हम मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है इज सुप्रीम। क्योंकि अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया है विच इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उस लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी लॉ बना है दैट इज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। सो इन दिस केस द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ओके, सो कमिंग नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो, दो टाइप की फॉर्म होती हैं गवर्नमेंट की, दैट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो बच्चों, इनके डिफरेंस को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एग्जैक्टली ये हैं क्या। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा लेजिस्लेटिव है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है और जो हमारा जुडिशरी है, ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है, दिस लेयर इज वेरी थिक। वो तीनों एक दूसरे की पावर्स को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ऐसा कैसे है कि आप इंडिया का सिस्टम देखो, इंडिया में क्या होता है
कि पहले हम मान लो कि यूनियन इलेक्शन होते हैं, इसमें हम एमपीज चुनते हैं। तो एमपीज का काम क्या है? लॉज को बनाना, लॉज, मेक लॉज। तो लॉज बनाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? दे आर लेजिस्लेचर। ओके, तो दे आर लेजिस्लेचर, और इन लेजिस्लेचर में से जो मेजोरिटी में होंगे वो एक गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, और वो गवर्नमेंट क्या होगी? दैट विल बी एग्जीक्यूटिव। तो जो एग्जीक्यूटिव विंग है दैट विल बी ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो अगर मान लो कि यहाँ पे 100 हैं, तो यहाँ पे मान लो 20 लोग इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो ये रेशियोज भी हम देखेंगे कि कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, कैसे क्या है, व्हाट इज द रूल ऑफ दैट, हमारी स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा की, राज्यसभा की, वो हम आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एग्जीक्यूटिव इज डिफरेंट एंड लेजिस्लेचर इज कंप्लीटली डिफरेंट, एंड हियर लेजिस्लेचर, सॉरी, जुडिशरी इज डिफरेंट। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। इसके बाद अभी हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या मेंशन है। The presidential system of government is the one in which executive is not responsible to government. Executive हमारा जो है वो legislature के लिए responsible नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? In which executive is responsible to the legislature. हम इसको यहाँ से highlight कर देते हैं। Executive is responsible to legislature. Here execute, sorry, here executive is responsible to legislature and there it is not. ओके, तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में क्या क्या आएगा? प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है जैसे कि यूएसए में है, पार्लियामेंट्री जैसे इंडिया और यूके में है। तो इसको देखो हम ऐसे देखते हैं कि इंडिया में मेन पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। ओके, और जो हमारा प्रेसिडेंट है उनके पास रियल पावर्स नहीं होती, उनके पास नॉमिनेशनल पावर होती है, दिस इज नॉमिनल हेड। यहाँ पे अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में जो भी पावर है वो रियल एंड नॉमिनल पावर वो प्रेसिडेंट के पास ही होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएसए के प्रेसिडेंट से मिल रही हैं, क्योंकि वहां पे जो मेन पावर है, रियल पावर है, दैट इज विद द प्रेसिडेंट, एंड हियर इट इज विद द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो हम बोलते हैं कि ही इज नॉन रिस्पॉन्सिबल, और यहाँ पे बात आती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। क्योंकि नॉन रिस्पॉन्सिबल क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है। एक बार इलेक्शन के बाद इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव देम। ये कम स्टेबल है, यहाँ पे लेस स्टेबल। एक बार अगर इलेक्शन हो गए हैं तो उसके बाद भी काफी ध्यान रखना पड़ता है कितनी लिमिट सीट्स वगैरह का, कि हो सकता है कि सरकार गिर जाए। तो सरकार गिरने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल ज्यादा होगा तो वो लेस अकाउंटेबल होगा। लेस अकाउंटेबल मतलब नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे जो जैसे हमने ऊपर बात की थी कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर काफी अच्छे से है, लेकिन यहाँ पे होता है फ्यूजन ऑफ पावर, कि पावर थोड़ा इतने स्ट्रेट लाइन डिफरेंस नहीं है कि भाई ये इसका एरिया है, ये उसका एरिया है। तो कमिंग नेक्स्ट, पॉलिटिकल होमोजेनिटी नॉट नेसेसरी, यहाँ पे ये नेसेसरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज लोअर हाउस हैज फिक्स टर्म, यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस होता है। सो कमिंग नेक्स्ट, तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंश्योर्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which was adopted by constituent assembly। तो जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया था, बनी थी, एंड 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था। इट वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, एंड 26 जनवरी 1950 से ये इम्प्लीमेंट हुआ था, केम इन इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। ओके, ये दो डेट याद रखनी होगी। और जो हमारा
26 नवंबर 1949 है, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। तो हमने यही डेट क्यों चुनी? ये तो हमने मान लिया कि भाई इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था, बट 26 जनवरी 1950 ही हमने क्यों चुनी? क्योंकि इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। ओके, इसीलिए हमें इस दिन को यादगार रखने के लिए इसी दिन रिपब्लिक डे हम मनाते हैं। कमिंग नेक्स्ट, तो हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात करें, तो देखो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ से इसके सोर्सेज आए हैं, इंस्पिरेशन कहाँ कहाँ से है, तो काफी सारे देश हैं। यूएसए से जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है, यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट वाला कंप्लीट कैसे हमारा स्ट्रक्चर रहेगा वो सब लिया है। तो ऐसे ही काफी सारी कंट्रीज से हमने अलग अलग चीजें ली हैं, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे और हमने उनसे इंस्पिरेशन लिया और हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग जो फीचर्स ठीक थे, इंडिया की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, या फिर इंडिया के स्ट्रक्चर, रिलीजन, एवरीथिंग दे थिंक अबाउट, और जो भी अच्छा था देन वी टेक फ्रॉम दैट कंट्री। थर्ड इज इट इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखो क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको चेंज करने से पूरे इंडिया पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो उन चीजों को हमने रिजिड रखा है कि उनको चेंज करने का प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट। कि जो हमारे जो अमेंडमेंट्स में ना, जब भी हम अमेंड करते हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप की मेजोरिटी चाहिए होती है, जैसे स्पेशल मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी है। तो जो काफी इम्पोर्टेंट है कि भाई उनको चेंज करना इज कि भाई पूरा इंडिया का स्ट्रक्चर हिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो दे आर वेरी रिजिड। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि हमें दैट आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, कि पूरे इतना चेंज नहीं आएगा, सो दे आर फ्लेक्सिबल। तो उसमें हम सिंपल मेजोरिटी से भी चला लेते हैं काम। तो ये सब डिटेल्स कि कैसे क्या होता है वो हम आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। यहीं पे करने लगे तो कंप्लीट पॉलिटी यही हो जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया में फेडरेशन है, कि जैसे सेंटर है और स्टेट है, जैसे कि यूनियन एंड स्टेट। तो इन दोनों के बीच में ना हमने ऐसे डिवाइड कर लिया कि कुछ जो एरियाज हैं उन पे काम करेगा सेंटर, कुछ एरियाज पे काम करेगा स्टेट। जैसे डिफरेंस के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स है, अफेयर्स, वो हमारा सेंटर के पास रहेगा। लेकिन जैसे कि हमारा पुलिस है, पुलिस विल बी पार्ट ऑफ स्टेट। तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर रखा है, कुछ पावर सेंटर को दे रखी है, कुछ स्टेट को दे रखी है, एंड कुछ हमारे पास कॉनकरेंट भी है। कॉनकरेंट लिस्ट बनाई हुई है कि जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों रूल बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ने बना लिए हैं तो सेंटर वाले के पास ज्यादा पावर होगी। और ये सब हमारा लिखा गया है शेड्यूल 7 में, शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी इतना ही। आगे फ्यूचर में बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, जो हम ऊपर बात कर चुके हैं। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ये है। तो इसमें देखो इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो सेंटर एंड स्टेट है दे आर बोथ एट डिफरेंट लेवल। तो इनमें ऐसा नहीं है कि स्टेट से प्रमोट होके कोई सेंटर पे चला जाएगा, ऐसा ऑफिशियली नहीं होगा। सेकंड इज इसलिए एंड देयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो ये इंडिपेंडेंट है एंड इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे सबॉर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, दे कैन मूव एज पर द रूल्स। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, हमारे कुछ दिए गए हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 पार्ट 3 में।
नेक्स्ट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमारी मेंशन है। फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सेक्युलर स्टेट है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यहाँ पे जो एलिजिबल बंदे हैं दे एवरीवन कैन वोट, नॉट ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट और समथिंग, वी आर नॉट, इंडिया इज नॉट प्रमोटिंग दैट। तो हमारा हम सबको राइट्स देते हैं वोट देने का। नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप, ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास यूएस की भी सिटीजन है और साथ में इंडिया की भी सिटीजन है, तो इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड करता। अगर किसी ने बाहर कोई सिटीजनशिप ले ली है तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली चली जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे काफी सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जैसे कैग हो गया, यूपीएससी हो गया। नेक्स्ट इज इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी तो काफी सारी पावर सेंटर के पास आ जाती हैं इन दैट केस। नेक्स्ट इज थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट है। थ्री टीयर कौन सी है? हमारी यूनियन, स्टेट एंड थर्ड वन इज, देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्म्स ऑफ पॉलिटी अरेंजमेंट। तो देखो देर आर टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल एंड यूनिटरी हमने ऊपर भी बात की थी इसमें। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट हमारी ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो पावर है वो डिवाइडेड होती है। इसको अलग से मेंशन कर लो, द पावर इज डिवाइडेड, ओके। और यहाँ पे सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यूनिटरी में, ओके। तो इससे क्या होगा कि जो पावर डिवाइडेड है, जैसे यूनियन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, जैसे स्टेट्स है, तो यूनियन एंड स्टेट्स में इंडिया में पावर डिवाइडेड है, लेकिन हल्का सा बायस है, ज्यादा पावर दे रखी है हमने यूनियन को, इसलिए हम बात करते हैं कि दैट इज अ स्मॉल, there is a small tilt towards unitary, so we call it unitary biasness। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें, बेस्ट एग्जाम्पल यूके ऑफ यूनिटरी एंड यूएस ऑफ फेडरल, यूके एंड यूएस, ओके। तो अभी हम फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो यूनिटरी सिस्टम जो है, यूनिटरी सिस्टम में सिंगल गवर्नमेंट रहेगी, जो हायरार्की हो सकती है ऊपर नीचे, लेकिन पैरेलली नहीं होंगी, देयर विल नॉट बी एनी पैरेलल गवर्नमेंट, सिंगल गवर्नमेंट रहेगा, ठीक है यहाँ पे। और कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रिटन और अनरिटन, तो कोई भी हो सकता है कि यहाँ पे वो हो सकता है अनरिटन से काम चलाने, यहाँ पे रिटन, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें दैट विल ओनली बी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आप ये देखो कि अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इन दैट केस वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि अलग अलग कहीं किसको क्या पावर देनी है, क्योंकि एक से ज्यादा फेडरेशंस बन सकती है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रिटन और अनरिटन दोनों हो सकता है कि वो कर दें कि हाँ भाई दीज आर द रूल्स, या भाई ना बोलें कि भाई दीज आर, वी कैन चेंज इट एनी टाइम, बट यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें ये मल्टी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट होंगी। अगर यहाँ पे बात करें नो डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। और अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम, जैसे हम ब्रिटेन की बात करते हैं कि ब्रिटेन में क्या सुप्रीम है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल, चेंज करना इजी भी हो सकता है क्योंकि एक ही गवर्नमेंट है, और रिजिड भी हो सकता है। तो जुडिशरी में बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। देखो क्या है ना कि जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट हो गई तो वो क्या करेगी, दैट कैन क्वेश्चन द पार्लियामेंट, तो दैट विल बी वेरी मच इशू फॉर ए यूनिटरी सिस्टम कि आपने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी बना रखी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे सुप्रीम नहीं है, तो जुडिशरी अगर क्वेश्चन करेगी दैट विल बी, द लेजिस्लेचर विल कम इन ट्रबल। तो इसीलिए जुडिशरी मोस्ट ऑफ द केसेस इंडिपेंडेंटली नहीं होता। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लेजिस्लेचर में बी बाइकैमरल और ए यूनिकैमरल। तो बाइकैमरलिज्म क्या होता है? बाइकैमरल जैसे जो पावर है वो डिवाइडेड होती है दो के बीच में, कि दो चैम्बर्स बने हुए हैं। जैसे कि इंडिया में क्या है कि लोकसभा, राज्यसभा, तो यहाँ पे बाइकैमरल कैमरल है। लेकिन अगर ऐसे डिवाइडेड नहीं है, एक ही हाउस के पास सारी पावर्स हैं, दैट विल बी यूनिकैमरल।
तो यहाँ पे दोनों हो सकता है। सो कमिंग टू द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फर्स्ट हमने बात की रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी रिजिड, ये दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी चाहिए, तभी तो वो अगर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जैसे सेंटर एंड स्टेट हैं, तो भाई उनके बीच में कैसे जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे क्लैश होगा तो कौन रिजोल्व करेगा? अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगा वो तभी ये काम कर सकता है। नेक्स्ट इज ड्यूअल पॉलिटी रहेगी, एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ पावर, दोनों के बीच में पावर का डिवीजन रहेगा। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जैक्टली। एंड बाइकैमरलिज्म इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हियर। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म की। तो फर्स्ट पॉइंट है कि टू और मोर लेवल्स और टियर ऑफ गवर्नमेंट, जनरली फेडरल, स्टेट एंड प्रोविंशियल स्टेट। तो हम ये बनाते हैं, ईच टियर हैज ओन jurisdiction इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उनके पास, कलर चेंज कर लेते हैं, ओन jurisdiction होती है कुछ एरियाज में। ओके, यहाँ पे टू और मोर लेवल्स और टियर्स, तो टू और मोर लेवल्स और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। Next one is the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. Yes. देखो इसका मतलब क्या है कि the existence and authority of each tier is constitutionally guaranteed. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होगा दोनों की अथॉरिटी और एग्जिस्टेंस के बारे में। फिर जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं वो हमारे प्रोविजंस कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड, कोई एक नहीं चेंज कर सकता, उनके लिए वो दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को कंसेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट इज कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कोर्ट्स हैव जो है ये इंटरप्रेट कर पाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि इशू होगा तो कोई थर्ड पार्टी चाहिए जो कि उसको रिजोल्व करे। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। देखो क्या है कि भाई कौन क्या काम करेगा, कहाँ से रेवेन्यू आएगा, वो सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है इनमें। नेक्स्ट इज फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, पहली बात तो है यूनिटी, एंड सेकंड इज रीजनल डाइवर्सिटी। तो ये क्या होता है ना कि अभी आप ये देखो कि इंडिया के अलग अलग एरियाज को देखो, तो इंडिया में जैसे मान लो ये ऐसे इंडिया है, ये ट्राई करते हैं बनाने की। ओके, तो इंडिया में यहाँ की जो सोइल है और यहाँ की जो सोइल है दैट इज डिफरेंट, यहाँ की जो सोइल है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम हियर। तो अभी क्या है कि इतना सारा डिवीजन है कि भाई इतने दूर दूर पे हैं तो सोइल भी चेंज हो रही है, तो अगर एग्रीकल्चर को हम एक यूनियन के की लिस्ट में डाल दें, तो यूनियन सब्जेक्ट बना दें, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू वर्क ऑन। तो जो रीजनल इश्यूज हैं या फिर कल्चर है, कल्चर चारों जगह की डिफरेंट है, तो इन चारों कल्चर्स को हमें उन पे काम करने के लिए उस चीजों को सेंटर की बजाय स्टेट को देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम ऐसे डिवाइड करते हैं, तो रीजनल डाइवर्सिटी हमारी बनी रहे। तो ठीक है, अभी हम बात कर देते हैं फेडरलिज्म इन इंडिया की। तो हम बोलते हैं कि इंडिया का जो फेडरेशन है दैट इज क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का क्या मतलब है कि फेडरल तो है लेकिन काफी सारे पॉइंट्स उसमें यूनिटरी की तरफ बाइस्ड भी हैं। तो इसमें बोथ यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स हैं। पहले हम बात कर लेते हैं फेडरल फीचर्स की। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यस। सेकंड इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एग्जैक्टली। थर्ड डिवीजन ऑफ पावर, सेवन शेड्यूल में मेंशन है, हम बात कर चुके हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, बाइकैमरलिज्म भी है। तो ये हमारा बताता है कि यस बिकॉज ऑफ ऑल दिस फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। फिर अगर हम बात करते हैं यूनिटरी फीचर्स की, तो ये देखो कि रेजिड्यूरी पावर आर विद सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे हमने बात की कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर तो है, लेकिन जो रेजिड्यूरी पावर्स होंगी कि जो कि मान लो कि कुछ नए
कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आई है, नया कुछ आया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो वो नया उसके ऊपर रूल बनाने की पावर जो होगी दैट विल बी विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड, स्टेट बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट स्टेट, कि अगर हमें जैसे मान लो पंजाब हरियाणा था, पहले एक था पंजाब हरियाणा हिमाचल, तो बिना पंजाब की रजामंदी के भी हम चेंज कर सकते हैं कि उसको डिवाइड करके हरियाणा को अलग कर दिया। तो ऐसे ही जैसे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना को किया। नेक्स्ट इज सिंगल सिटीजनशिप है, तो हर स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं है, सिर्फ इंडिया की एक सिटीजनशिप है। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो सेंटर के पास है। पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट्स वो सेंटर डिसाइड करता है, स्टेट डिसाइड नहीं कर सकता कि वहां पे गवर्नर कौन होगा। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड ऑडिट बाय सीएजी रहता है, इंटीग्रेटेड ऑडिट है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो सेंटर को ज्यादा पावर देते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस बाय प्रेसिडेंट ऑन द कंसल्टेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो आर्टिकल 1 है उसमें भी यही लिखा गया, इट इज यूनियन ऑफ स्टेट विच मेक इट अ यूनिटरी बायस्ड। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि जो हमारा टिल्ट है दैट इज टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन एसआर बोमई केस में बोला है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। एसआर बोमई केस 1994 की जो फेडरलिज्म है दैट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। की डॉक्ट्रिन्स इन इंडियन पॉलिटी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर इन दोनों के बीच में ज्यादा नहीं है, बट हाँ यहाँ इनके और इनके बीच में है। तो क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी, जो प्राइम मिनिस्टर है वो चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, yet it is the PM and the COM who are the real executive because the president has to act on the aid and advice of the COM. So हम theoretically बोल सकते हैं, we may say that the doctrine of SOP is there in India, but it is only between the executives and judiciary. ठीक है, तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में ऐसा नहीं है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कमिंग नेक्स्ट, कि कौन से प्रोविजंस हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 50 क्या बोलता है? जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव शुड बी सेपरेट। ओके, आर्टिकल नंबर 121 एंड 122 बात करता है कि जो जुडिशियल कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है उसको हम पार्लियामेंट या फिर किसी स्टेट के लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स को इंडिपेंडेंट बनाता है। आर्टिकल 361 जो है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है कि भाई कौन से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हुई हैं रिगार्डिंग द एसओपी, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसमें हम बात करते हैं केशवानंदा भारती केस, इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एसओपी जो है दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। इसमें बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेपरेशन ऑफ पावर है दैट वाज लिमिटेड इन इंडिया, क्योंकि ये अनलिमिटेड यहाँ पे नहीं है, दैट इज लिमिटेड है कि सिर्फ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में है। और नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द एनजेएसी एक्ट 2014 एज इट थ्रेटन्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे इन डिटेल, एनजेएसी में क्या क्या इश्यूज थे। तो हमने वहां पे भी बात की है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे जो हमारी सेपरेट ब्रांचेस होती हैं, गवर्नमेंट की ब्रांचेस, कौन सी? जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये तीनों ब्रांचेस के ऊपर हम उनको एम्पावर करते हैं टू प्रिवेंट एक्शन बाय अदर ब्रांचेस। ठीक है, तो एक दूसरे को चेक करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें चेक्स ऑन जुडिशरी इंडिया में, तो कैसे होगा? या चेक्स ऑन एग्जीक्यूटिव और चेक्स बाय जुडिशरी ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये कैसे कैसे चेक्स हैं? तो जुडिशरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है एग्जीक्यूटिव्स के बाद के तहत, वो करते हैं।
बट दे मे बी रिमूव्ड ओनली इफ ऑन द इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। ठीक है। चेक्स ऑन एग्जीक्यूटिव्स क्या है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये हम काफी बार पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। फिर अगर हम बात करें चेक्स बाय जुडिशरी ऑन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो देखो एक टूल है जुडिशियल रिव्यू। अगर मान लो कुछ भी इशू लगता है एक जजमेंट में, सॉरी नॉट जजमेंट, बट कोई भी लॉ बनाने में, तो हम उस पर जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो अभी हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज। तो गाइज यहाँ पे क्या था कि अगर हम बात करें 1973 की, तो या उससे पहले की, तो एक बड़ा ही अजीब क्वेश्चन चल रहा था, दैट वाज रिगार्डिंग द अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इशू क्या था? तो इशू ये था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे हमने बात की है कि एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक हमारे डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं। ओके, तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट लॉज। तो जो हम ये लॉज बनाते हैं उनको इस इनके लाइन में होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम अमेंड करेंगे। ये जो अमेंड करने वाली पावर है कि ये कितनी सही है, कि हम कितना इसको चेंज कर सकते हैं, क्या चीज इसमें चेंज नहीं कर सकते। देखो इशू क्या है, अगर हम इसको अमेंड नहीं कर पाएंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक नहीं रहेगा। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब है कि इट कैन इवोल्व। इवोल्व का मतलब है कि इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट्स होती हैं वो नहीं, वो हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये क्वेश्चन था। अगर मान लो कि हम चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है कि कल को इतना चेंज हो जाए कि बिल्कुल ही एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के आ जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। और दूसरा पॉइंट ये है, अगर हम उसको अमेंड बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे तो इशू ये आएगा कि भाई वो ऑर्गेनिक ही नहीं रहेगा। अब जो नए इश्यूज इंडिया में आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज तो करना पड़ेगा सिस्टम। अगर नहीं कर पाएंगे तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंट्री टू मेक लॉज और टू रन विद द प्रीवियस लॉज। तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना भी जरूरी था। तो इसीलिए यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेके आए, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें जो चीजें हम बेसिक स्ट्रक्चर में डाल देंगे वो चीजें हम चेंज नहीं कर पाएंगे, और जो चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है वो चीजें हम चेंज कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों किया कि उन्होंने ये देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनकी क्या थिंकिंग थी। अगर हमारा जो अमेंडमेंट है वो इसको चेंज कर रहा है, द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनका उन जैसा कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाना चाहते थे, अगर वही चेंज हो रहा है तो दैट इज नॉट पॉसिबल, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो ऐसा है कि वो मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, देन वी कैन चेंज। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म इज द बेसिक पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि सारे रिलीजन्स एक साथ रह पाए। तो सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एज पर एस आर बोमई केस 1994। तो इसीलिए हमने ये जो सेक्युलरिज्म है इसके रिगार्डिंग, इसके अगेंस्ट हम कोई भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकते। लेकिन और कोई अगर ऐसा प्रोविजन है जैसे रिजर्वेशन है या और चीजें हैं, जैसे अभी विमेन रिजर्वेशन जो हमने 106th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दी है, तो दैट वाज पॉसिबल। तो वो कोई ऐसा नहीं था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर में आता हो, तो इसीलिए हम दैट इज पॉसिबल, बट हियर दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन है, इट इज अ जुडिशियल इनोवेशन, जो हमारा केशव नंदा भारती केस में आया था। और ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे 13 जजेस बेंच बैठा था, दैट इज द हाईएस्ट एज ऑफ नाउ। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज रिटन अंडर आर्टिकल 368।
तो इसके बारे में बात करता है, पुट लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट नो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज बियॉन्ड पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर, but the basic structure of constitution cannot be amended even with the constitutionality amendment act. So next is the power to amend is not a power to destroy the constitution. This is the main point. कि अमेंड करने का मतलब ये नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर दें, इसलिए हम कुछ पार्ट को हम चेंज नहीं कर पाएंगे जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में मेंशन है, लेकिन हमने एज सच डिफाइन नहीं किया, कोर्ट डिडंट define the basic structure but only listed a few principles as being its part. तो बाकी हम टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहते हैं कि ये पॉइंट भी आता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में, ये भी आता है, जैसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, जुडिशियल रिव्यू है, ये हमने एल चंद्र कुमार केस में बताया था कि दैट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर हम और पॉइंट्स देखें जैसे कि सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, secularism we have already written, socialism, equality. So all these are the part of basic structure of constitution. तो ऐसे ही काफी सारे और भी पॉइंट्स हैं एंड कोर्ट टाइम टू टाइम इनको और ऐड करता जा रहा है, तो उसमें हम डिफाइन करते हैं कि दीज आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो इनके अगेंस्ट हम कोई भी लॉ नहीं लेके आ सकते या कुछ भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर सकते। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजोरिटी। It is a functional instrument used in Parliament to carry out several businesses like amendments to the constitutional appointment and removal of officials and working of Parliament. तो देखो हमारे पास कितने टाइप की मेजोरिटी होती हैं। तो इसका मतलब है कि भाई हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है या किसी की अपॉइंटमेंट है या किसी को रिमूव करना है तो हम वो कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास 4 टाइप के मेजोरिटी होती हैं। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले है हमारी सिंपल मेजोरिटी। ओके, सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि भाई कितने लोग प्रेजेंट हैं उनमें से कितनों ने वोट दिया है। देखो अगर हम जैसे लोकसभा की बात करें तो 543 मेंबर्स होते हैं, 543 में से मान लो 43 एब्सेंट है, तो कितने बचे 500। 500 में से मान लो 50 ने डिसाइड किया कि दे विल नॉट टेक पार्ट इन वोटिंग, तो हमारे पास कितने बंदे बचे 450। तो 450 का 50% दैट इज 226। तो इतने के लिए हमें इतनी स्ट्रेंथ चाहिए फॉर मेजोरिटी। तो ये मतलब हुआ हमारा सिंपल मेजोरिटी का। तो इसके लिए कौन कौन से बिल्स हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, एडजर्नमेंट, तो ये सब आप देख लीजिए। तो ये सारे के सारे इसी के थ्रू होते हैं। सेकंड हमारे पास आता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, या एब्सोल्यूट से पहले हम चेक करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का क्या मतलब है? इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। जैसे 543 है, तो 543 में से मान लो कि हमारे 43 बंदे ऐसे हैं जिनकी या तो डेथ हो चुकी है या फिर वो उन्होंने लेफ्ट कर दी है पॉलिटिक्स, या फिर और कोई रीजन है जैसे कि सस्पेंड है। तो हमारे पास जो 500 बचेंगे, तो उनमें से कितने प्रेजेंट है और कितने प्रेजेंट नहीं है वो मैटर नहीं करेगा। तो डायरेक्टली 251 विल बी द मेजोरिटी ऑफ इफेक्टिव मेजोरिटी इन दिस केस। ओके, थर्ड बात करते हैं
हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी की, नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। ये इससे भी ज्यादा हार्ड हो चुका है। ओके, यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं इनको भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते। एब्सोल्यूट मेजोरिटी कब यूज होती है? जैसे जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में कि भाई कितनी टोटल स्ट्रेंथ है, उसके 50% से ज्यादा हमें मेजोरिटी चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो वो होगा कि डायरेक्ट 543 का कितना बना, 271.5, तो हम बोल देते हैं 272 इज द एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। कमिंग नेक्स्ट, स्पेशल मेजोरिटी। तो देखो स्पेशल मेजोरिटी में हम क्या करते हैं, स्पेशल मेजोरिटी हमेशा ही हमारी होती है 2/3 ऑफ समथिंग, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, देखो ये जो है इसकी 2/3 हमारे पास हो जाएगी। ओके, तो इसके लिए भी काफी सारे प्रोसेसेस हैं जहाँ पे ये यूज होता है। राज्यसभा कैन पास ए रिजोल्यूशन, तो आप ये सारे पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायरिंग कंसेंट ऑफ 50% ऑफ स्टेट्स नीडेड, तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं यहाँ पे। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल थ्योरीज की। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास आता है लिबर्टी। सो लिबर्टी का क्या मतलब है? दैट इज द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो हमारे पास जो लिबर्टी है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, ये शायद एक्सप्रेशन 2 बार मेंशन कर दिया है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, ऑल्दो वी कैन, हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, ये हटा देते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में मेंशन है। तो इट इज अ पर्सनल फ्रीडम दैट इज ग्रांटेड टू पीपल बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी। ठीक है, तो अगर हमारे पास लिबर्टी है तो क्या हम रात को 2 बजे डीजे पे गाना सुन सकते हैं, बजा सकते हैं, डांस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास ये दूसरों की लिबर्टी भी हमें चाहिए कि भाई उनको, जो गवर्नमेंट है उनको सबका देखना है। इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल सिटीजन बट ऑल द सिटीजन्स हु आर लिविंग इन दैट कंट्री। तो आप ये देखो कि जो दूसरे लोग हैं उनको तो सोना है, उस टाइम पे रात को 2 बज गए हैं, तो इसीलिए ऐसी चीज को हम ये नहीं मान सकते मेरे पास तो राइट टू लिबर्टी है, मेरा जब मन करेगा मैं गाना चलाऊंगा। तो ऐसे में हमारे पास लिबर्टी 2 टाइप की आती है, एक नेगेटिव लिबर्टी, एक पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है? इट्स ए नैरो इंटरप्रिटेशन, तो इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। ये गवर्नमेंट द्वारा या फिर हम बोल दें कि जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। जबकि जो हमारी पॉजिटिव लिबर्टी है दैट इज लिबर्टी, इसको हम लिबर्टी बाय लॉ बोलते हैं, नेगेटिव लिबर्टी को लिबर्टी फ्रॉम लॉ बोलते हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन वाइडर होती है और ये टू डेवलप द फुल पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, ये होता है, इट इज फ्रॉम विद हिम। सो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब भी है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट एंड फैसिलिटेशन टू द एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स। इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेक डिसीजंस विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल। ठीक है, तो आगे हम आते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मीनिंग है? रिपब्लिक मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी विद पीपल रहेगी। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है, वो किंग नहीं है, किंग और क्वीन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सब इक्वल रहेंगे, तो किसी को ज्यादा प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है कि एक कंट्री के जो भी अफेयर्स हैं इंटरनली या एक्सटर्नली, कि हम किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन करेंगे या इंटरनली हम क्या क्या चीजें करेंगे, ऑल द डिसीजंस
आर डिपेंडेंट ऑन दैट कंट्री। ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेन का इन्फ्लुएंस है, तो हम उस चीज को बोलते हैं सोवरेनिटी। तो इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, क्योंकि अगर इंडिया किसी के साथ डील करता है कुछ भी फॉरेन कंट्री के साथ, तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ देमसेल्फ। ऐसा नहीं है कि हमें यूएस बोल रहा है कि ऐसा करो तब हम करेंगे, तो ऐसी चीज नहीं है। तो इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। इसमें कई बार पॉइंट आता है कि जैसे यूनाइटेड नेशन है, India is part of that. तो UN can ask India to do or not to do some of the things. तो क्या India is not a sovereign country? ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है ना, to join UN or not to join UN is a decision of India. तो इंडिया जब चाहे यूएन को छोड़ सकता है, लेकिन उसको कुछ फैसिलिटीज, कुछ फायदे दिख रहे हैं, दैट इज व्हाई इंडिया इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो स्टिल वी आर ए सोवरेन कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो जो सोशलिज्म होता है, अगर हम सिर्फ सोशलिज्म की बात करें, तो ये बात करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ये नहीं होनी चाहिए इन फ्यू हैंड्स। लेकिन जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, इसमें हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्टेंस होता है। पब्लिक सेक्टर क्या करता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है रिसोर्सेज को, या फिर जैसे मान लो, इक्वली तो नहीं बोल सकते, पीडीएस जैसे है कि जो भी गरीब सेक्शन है हम उनको फ्री में अनाज देते हैं। सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर कि हाँ भाई, जिसका जितना पोटेंशियल है वो उसके अकॉर्डिंग ग्रो करे। तो वी आर नॉट द ओनली द सोशलिज्म, वी फॉलो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहाँ पे जिसको जरूरत है वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन वैसे हम नॉर्मली ग्रो करने के लिए कि जिसका जितना पोटेंशियल है वो ग्रो कर पाए, वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज सेक्युलर। तो अगर हम सेक्युलर की बात करते हैं, तो सेक्युलर का मतलब होता है इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट एक्शन फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंस। तो इसमें दो टाइप के सेक्युलरिज्म आते हैं, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एंड नेगेटिव सेक्युलरिज्म। नेगेटिव सेक्युलरिज्म का मतलब है कि जो एक हम ये बोल दें कि भाई कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं किया जाएगा। लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, वेयर ऑल द रिलीजियंस एंजॉय इक्वल स्टेटस। यहाँ पे हम सबको इक्वल रखते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, ताकि सब लोग को एग्जिस्ट कर पाए। और हम इंडिया के सेक्युलरिज्म को बोल सकते हैं, इट इज नॉन रिलीजियस इन कैरेक्टर। ओके, सो कमिंग नेक्स्ट, दैट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है कि पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। तो जैसे कि जो भी रूल्स बने, जैसे भी बने, तो वो लोगों के द्वारा बनाए गए हों। और वो कैसे हो सकता है कि लोग कुछ लोगों को चुनेंगे थ्रू इलेक्शन, और वो जो लोग सेलेक्ट होके जाएंगे, इलेक्शन में जीत के जाएंगे, वो फिर हमारे रूल्स बनाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डेमोक्रेसी काम करती है। फिर सेकंड आता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट वेयर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। इसके बारे में हम पहले से ही बात कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो कमिंग नेक्स्ट, दैट इज फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट आर दोज मैन एंड वीमेन। फेमिनिस्ट कोई भी हो सकता है, मैन भी और वीमेन भी, हु बिलीव that many of the inequalities we see in the society between men and women are neither natural nor necessary। देखो क्या होता है कि कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि women are weak and men are more powerful, they are men are masculine and women are not masculine। तो इसलिए जो हमारे स्ट्रक्चर हैं उसके अकॉर्डिंग हम मैन को बाहर खेत में या फिर बाहर काम करने के लिए हम भेज देते हैं, मैकेनिकल वर्क करने के लिए। लेकिन जो विमेन है, विमेन को घर के काम के लिए हम सीमित रखते हैं। लेकिन ये बोलना बिल्कुल गलत होगा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से। फेमिनिस्ट बोलते हैं कि जो विमेन है आपने उसको घर पे काम करने दिया, इसीलिए फ्रॉम अ टाइम अब उनकी बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी बन चुकी है, अगर वो फिर से बाहर काम करने लगेंगी, सो दे विल गेन दैट मस्कुलैरिटी। तो ये हमेशा ही इक्वालिटी की बात करते हैं, सो दैट बोथ men एंड women कैन लीड फ्री एंड इक्वल लाइव्स। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल जस्टिस। इट इज अ पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल थ्योरी।
देखो, क्या होता है कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि इनइक्वालिटी की नहीं होनी चाहिए, जैसे फीमेल इनइक्वालिटी, कास्ट के बेस पे इनइक्वालिटी, या फिर हमारी अनटचेबिलिटी, ये सब ना हो, ये पार्ट होते हैं सोशल जस्टिस के। तो जो हमारा जस्टिस है, इंडिया के प्रियम्बल के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। यहाँ पे हम सिर्फ सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं इस पॉइंट में। बाकी इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी होते हैं, जैसे कि हम बात करें राइट टू वर्क, तो ऐसा नहीं है कि एक कास्ट ये काम कर सकती है, दूसरी कास्ट नहीं कर सकती है। फिर हमारे पास आता है पॉलिटिकल जस्टिस, जैसे हमारे पास आ जाता है राइट टू वोट, एवरीवन हैज राइट टू वोट। सो गाइज, हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू यूपीएससी फीड, एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस चैनल।